लास्ट वीडियो में मैंने एंथ्रोपोलॉजी नोट्स, इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो पोस्ट मॉडर्निज्म एंथ्रोपोलॉजी थॉट में क्या कहने की कोशिश करता है? पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है, बेसिकली ये चैलेंज करता है किसको, जितनी भी थ्योरीज बनी हैं एंथ्रोपोलॉजी थॉट्स जितने भी बने हैं, उसकी जो फाउंडेशन है उसको ये चैलेंज करता है। ओके, आप किन किन चीज़ों की चैलेंज ये करता है? ये कहता है कि जो फील्ड वर्क डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स ने कैरी आउट किया हुआ है, वो फील्ड वर्क में फ्लॉज है। जो थ्योरी राइटिंग में जिन टेक्निक्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, वो कोई चैलेंज किया है। जो पुरानी थ्योरीज ने इंटरप्रिटेशन की है, समझने की कोशिश की है, थ्योरी बिल्डअप की है, उसको एनालाइज किया है, उनके मेथड्स और मेथडोलॉजी को भी क्रिटिसाइज किया है पोस्ट मॉडर्निज्म की। पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना था कि किसी भी कल्चर को समझना, उसके कल्चर के बारे में नॉलेज गैदर करना इम्पॉसिबल है। एक ऑब्जेक्टिव और अगर आप न्यूट्रल नॉलेज करना है किसी कल्चर का, तो वो इम्पॉसिबल है। पोस्ट मॉडर्निज्म का ये कहना था कि हम जब नॉलेज गैदर करते हैं, तो जो नॉलेज हम बिल्डअप करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो बायस्ड नॉलेज होती है और उसमें ऑब्जेक्टिविटी की भी कमी होती है। ओके, इसने जोर दिया डाइवर्सिटी के ऊपर। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है
तो इनका जो बेसिक प्रीमिस था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चैलेंज किया एंथ्रोपोलॉजिकल की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया। तो चैलेंज किया इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल अथॉरिटी। दूसरा था सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी। सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी क्या है? पोस्ट मॉडर्न जो थे, इसने कहा कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो ऐसे लिखे, जहाँ टेक्स्ट लिखे, जहाँ बुक्स लिखी, तो वो उसको इन्फ्लुएंस किया जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट था, जहाँ सोशल कंटेक्स्ट था, अपने जो उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट थे, जहाँ सोशल कॉन्टेक्स्ट थे, उसको इन्फ्लुएंस किया है। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि जो इन्फ्लुएंसर थे, जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, जो सोशली ग्रेट थे, साउंड थे, वेल एस्टेब्लिश्ड थे, उन्होंने ट्रुथ को ऐसे प्रेजेंट किया, चीज़ों को अपने तरीके से। उन्होंने सच्चाई को अपने तरीके से करने की कोशिश की, क्योंकि उनका अपना पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो उनका सोशल सिनेरियो था, उसको इन्होंने उसमें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। तो ये है सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल अथॉरिटी है, जो सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी है, ठीक है। दूसरा सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी। उसके बाद आ गया डायलॉजिकल एंड पॉलीवोकल। अब डायलॉजिकल और पॉलीवोकल अप्रोचेस क्या होती हैं? तो जो नेटिव्स लोग थे, जो इथनोग्राफिक थे, तो इंडिया, तो ये इथनोग्राफी और नेटिव्स का डायलॉग था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लेट गो किया किसको? अथॉरिटी को। और कुछ वॉइसेस जो थी रिसर्च सब्जेक्ट, उन्होंने कुछ वॉइसेस ही उन्होंने लिसन किया अपनी स्टडीज में। कुछ अथॉरिटी को उन्होंने दी, लिमिटेड अथॉरिटी को परमिशन दी और लिमिटेड वॉइसेस को ही उन्हें सुनने की कोशिश करी। दिस इज डायलॉजिकल एंड पॉलीवोकल अप्रोचेस। तो इथनोग्राफी जो है एक टेक्स्ट है, लिटरेस्ट। इन्होंने इंटरप्रिटेशन पे फोकस किया, मतलब पे फोकस किया, बिहेवियर फोकस नहीं किया। तो कल्चर क्या है? बेसिकली साइंस एंड सिंबल सिस्टम है।
तो इसने इंटरप्रिटेशन पे फोकस किया, बिहेवियर पे फोकस किया। तो ये बेसिकली जो ग्रैंड थ्योरी थी, जनरलाइजेशन थ्योरी थी, जो कल्चर जो है ये कम्प्लेक्स है, चेंजिंग सैरियो, इंटरप्रिटेशन चेंजेस हो रही हैं। हम पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहे हैं, तो एम्पैसिस जो है रिलेटिविज्म, जैसे हमने रिलेटिविज्म पॉज ने कहा कि कल्चर का अपना यूनिक हिस्ट्री है, हर कल्चर को उसके ही सोशल कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कस्टम्स जो है वो किस कल्चर में उस कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। अब मॉरल वैल्यूज़ जो है कस्टम्स की, तो अपने ही कल्चर में अगर हम कंपैरिजन करें मॉरल वैल्यू क्या है कल्चर की अपने ही कल्चर में, तो वो चीज़ नेगेटिव साइड चली जाती है। फ्रांस बॉस ने कहा कल्चर यूनिक है, उसको समझो सोशल कंटेक्स्ट में। सुपीरियर कोई कल्चर नहीं होता, ना इंफीरियर कोई कल्चर होता है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म एक स्टेप आगे चले गए, इसने कहा कि कल्चर को समझो, यूनिक कल्चर है, उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसकी अपनी एक बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर जो कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसकी मॉरल वैल्यूज़ को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के साथ कंपेयर करना, वो ओके। तो अब फिर क्या करते हैं, किस कल्चर वो समझते हैं, है ना। तो अब रिसर्चर के बीच और जो इसको रिसर्च किया है उसमें कहीं ना कहीं उसकी अपनी इंक्लिनेशन आ जाती है, उसकी अपनी समझ जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर देती है ना। तो अपना जो उसका एक्सपीरियंस होता है फील्ड वर्क का, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, उसको वो समझता है। तो ऑथर सैचुरेटेड होना चाहिए, अगर कि डेटा सैचुरेटेड एथनोग्राफी। तो डेटा सैचुरेटेड एथनोग्राफी के ऊपर फोकस नहीं ज़्यादा के ऊपर, डेटा के ऊपर फोकस नहीं है। ऑथर क्या समझता है उस कल्चर को, उसमें क्या होगा कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जब आप डेटा को सेंटर में रख के आप कल्चर को समझते हो तब चीज़ें ये नहीं आती हैं, तब ऑब्जेक्टिविटी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें अजम्पशंस जो थे, प्रेमाइसिस जो थे, ये पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा कि जो अपना जो होता है हेड, जो पॉलिटिकल पावर होती है जिसके पास, वो कल्चर को अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो कल्चर को समझने की कोशिश करता है, तो इससे चीज़ें है वो हो जाए। और ये भी कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी, तो जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है वो उसको अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम प्रेडिक्शन पे फोकस कर रहे हैं, काज एंड इफेक्ट, बिहेवियर के काज है और क्या है उससे। ओके, तो
इसने कहा कि रिलेटिविज्म को डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की। इसने कहा कि ऑथर सैचुरेटेड रादर दैन डेटा सैचुरेटेड इथनोग्राफी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ओके, तो आपको समझना आ गया क्या है, क्या पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल अथॉरिटी जो है, जो उसका एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानता है कि उसमें यदि कैपेसिटी है, वो स्टडी कर सकता है कल्चर को, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब जो अदर कल्चर के लोग हैं उसके बारे में अजप्शन करना मुश्किल होता है, कैपेसिटी नहीं होती है। तो सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी की बात की, एरोगेंट चैलेंज जो एंथ्रोपोलॉजिकल बात की, अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज किया, सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी को चैलेंज किया, फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इफेक्ट, रिन्यूड एम्फेसिस दिया रिलेटिविटी को। तो ऑथर सैचुरेटेड के ऊपर फोकस नहीं है, डेटा सैचुरेटेड इथनोग्राफी के ऊपर फोकस है। तो मेथोडोलॉजी जो है वो क्या कहती है, फोकस किए जा रहा है किसके ऊपर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन एथनोग्राफी ट्रेडिशन के ऊपर समझ रहा है। तो अब जब आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या चीज़ है ना। तो अब पोस्ट मॉडर्निज्म क्या चीज़ है, हम चीज़ों को कैसे अपने अराउंड देख, अब देखा जाए तो हर एक टेक्स्ट का अपना मीनिंग होता है। तो कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वही चीज़ नहीं होती है। तो हमें अपनी चीज़ देखने का, तो कोई सच्चाई नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है एब्सोल्यूट चीज़। तो कोई राइट वे नहीं है अंडरस्टैंड करने का नेचर को या टेक्स्ट को। तो, तो पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए क्या है, ये मिथ है, ये चीज़ें मिथ है। तो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है कि अजम्पशंस को हमने डिस्कस किया, तो ये डेवलप हुई थी 20th सेंचुरी में पोस्ट मॉडर्निज्म। तो मॉडर्न पीरियड हम जैसे 1890 से लेके जो 1945 तक का जो पीरियड था उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। हम बोलते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के पीरियड हुआ उसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड। अगर 1968 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म पीरियड आता है 1857 1890 के 1945 के बीच का जो पीरियड आता है वो आता है मॉडर्न पीरियड। तो अब मॉडर्न क्या कहता है कि लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि
1968। तो मॉडर्न अप्रोच बेसिकली थ्योरेटिक है, लॉजिकल है, ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है, बट पोस्ट मॉडर्निज्म का अप्रोच है वो सब्जेक्टिव है। तो मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो आपस में इंटरलिंक भी है। तो मॉडर्न पीरियड को मैंने बताया कि क्या होता है, ठीक है। तो अब मदन स्वरूप जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्टरी टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म defines an introductory guide to modernism and postmodernism. And post-structuralism defines modernity as the progressive economic and administrative rationalization and differentiation of the social world. तो मदन स्वरूप ने क्या कहा, तो मदन स्वरूप ने कहा इंट्रोडक्टरी जो गाइड थी पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो दिखाया कि मॉडर्न क्या है, कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तो क्या था मॉडर्निटी, एक इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनलाइजेशन है सोशल वर्ल्ड का। तो ये किसने कहा, पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने कहा, मॉडर्निटी को डिफाइन किया कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनलाइजेशन है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मदन स्वरूप ने ये कहा, तो है क्या कि ये प्रोग्रेसिव है, इकोनॉमिक है और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंशिएशन, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एंड rationalization, differentiation and of the modern world, social world। तो मॉडर्निज्म क्या है, जो एक डेवलपमेंट है बेसिकली, जो कि रेडिकल शिफ्ट आ गई किसमें, कॉन्शियसनेस में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई सोशल वर्ल्ड की, वायलेंट तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई 19th और 20th सेंचुरी में। तो मदन स्वरूप ने क्या कहा, इंट्रोडक्टरी गाइड जो थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफाइन किया मॉडर्निटी को, ये प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनलाइजेशन है, डिफरेंशिएशन है सोशल वर्ल्ड का। तो मॉडर्निज्म क्या है, बेसिकली शिफ्ट आती है कॉन्शियसनेस में, शिफ्ट को मॉडर्नाइजेशन है, और जो चेंजेस आ गए सोशल वर्ल्ड में, वायलेंट चेंजेस 19th और 20th सेंचुरी में, उसको हम मॉडर्निज्म बोलते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, और रिफ्लेक्सिवनेस आता है। तो बड़ी सारी चेंजेस आ गई, ट्रांजिशन आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई पॉलिटिकल स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में। तो हम फ्यूडलिज्म से कम किस तरफ चले गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले, जो है बैक सीट में चला गया, क्योंकि एनलाइटनमेंट मूवमेंट आने की वजह से अर्बनाइजेशन हुई जो थी, और सो स्कॉलर्स जो थे, पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट भी आया, साइंटिफिक थिंकिंग, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं मॉडर्निज्म में। तो डेजिग्नेशन ऑफ एनालॉजी एज ए साइंस बिकॉज ऑफ मॉडर्निस्टिक थिंकिंग दैट प्रायोरिटाइज्ड रैशनैलिटी। तो अब इसको साइंस क्यों कहा गया, तो ये एक सोच थी, आधुनिक सोच, मॉडर्निस्टिक थिंकिंग, तो जिसने रैशनैलिटी के ऊपर फोकस किया, जिसने एक कॉन्शियस रिफ्लेक्सिवनेस है। तो इसमें आप रिलीजन जो है वो बैक स्टेज में चला गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो फोर फ्रंट में आ गई, फ्रंट में आ गई, और चेंजेस आ गई,
पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में फ्यूडलिज्म से हम आगे बढ़ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ गए। तो ये चीज़ें हैं मॉडर्निज्म। अब पोस्ट ये मॉडर्निज्म बेसिकली लॉजिकल पे है करने के लिए, और रैशनल होना बोलता है, ऑब्जेक्टिविटी भी ये बताता है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। और इसने कहा कि थ्योरीज जो है टोटली जो स्केप्टिव्स और अफर्मेटिव्स, ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। ठीक है, इसमें स्केप्टिव्स भी थे और वो भी थे, अफर्मेटिव्स भी थे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने मॉडर्निज्म को और पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन किया। अलग अलग डेफिनेशन है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज होना, रैशनल नॉलेज होना किसी भी चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी की जो अप्रोच थी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, उसकी अपनी सोच, अपनी बायसनेस वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी थ्योरी में। तो रैशनैलिटी को किया उसने ऑब्जेक्टिविटी को किया, उसने यूनिवर्सल ट्रुथ को किया क्रिटिसाइज। तो उससे होगा क्या, इरेशनल है कल्चर। तो पोस्ट मॉडर्न ने कहा कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिविटी पे हम फोकस नहीं कर सकते, तो पर्सपेक्टिव जो है वो मल्टीपल होने चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। ह्यूमन एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसके ऊपर फोकस किया। मल्टीप्लिसिटी के ऊपर फोकस किया, डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस किया। तो ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल व्यू जो है कल्चर का, तो अनअटेनेबल है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट एंथ्रोपोलॉजी 1960 के बाद शुरू हुई। तो अर्लियर जो एंथ्रोपोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन थी वो कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से कहीं ना कहीं प्रेरित थी। तो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन उसकी दी गई। तो उसके बाद जो 1968 के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर फोकस किया गया, जो कहा गया, तो इरेशनल कहा गया, ठीक है ना, एज कल्चर वंस ऑन आपका जो अपनी कल्चरल लाइफ है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे कल्चर को इंटरप्रेट किया गया है। तो उसने कहा ये चीज़ इरेशनल नहीं है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्न। आप पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हो गया, मॉडर्निज्म में आपको देखा कि वर्ल्ड वार जो 1890 से लेके पीरियड 1945 तक वो आता है मॉडर्निज्म। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है, प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो सोशल क्लास है, ओके, हाई कल्चर, लो कल्चर के ऊपर डिफरेंशिएशन है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। ओके, तो ये जो थी जाती है मॉडर्न में और पोस्ट मॉडर्निज्म में। ओके गाइस, तो आगे हम डिस्कस करते हैं रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो हमने देख लिया कि एजम्पशंस क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म में, मॉडर्निज्म को डिफाइन किया, पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन किया, व्यूज़ क्या क्या थे, उनकी क्या सोच थी मॉडर्निज्म
के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म में किस पे फोकस किया, उसको एनालाइज किया, स्टडी किया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कल्चर, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ लैंग्वेज का। वर्ड्स को हम लैंग्वेज बोलते हैं। ये बेसिकली सोशल फिनोमिना है। तो अब सोसाइटी में ही इसकी रेलेवेंस है। अब लैंग्वेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो हुआ है। तो सपायर ने इसकी डेफिनेशन दी कि ये ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड्स, ये मेथड्स है लैंग्वेज है, बेसिकली एक मेथड है कम्युनिकेशन का, इमोशंस का, डायट्स का सिस्टम के अंदर। तो यूज़ करते हैं हम वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स को इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन करते हैं आइडियाज़ के बीच, इमोशंस के बीच, डिज़ायर्स के बीच। तो इसमें सपायर ने क्या बोला कि आप कम्युनिकेशन करते हैं आइडियाज़ की एक सिंबल्स के ज़रिए। सिंबल्स क्या हो गए, साउंड, आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को आप करते हैं। अब लैंग्वेज के लैंग्वेज में क्या क्या देखने को मिलता है, आपको वर्ड्स मिलेंगे, आपको सिंटैक्स मिलेंगे, आपको इंडियम्स मिलेंगे, 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। हम थिंक करते हैं, हम फील करते हैं, हम जज करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, थिंक करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज इज स्पीच। अब लैंग्वेज क्या है, ये साइन से अलग है, जेस्चर से अलग है, और जो जेस्चर्स एनिमल प्रोड्यूस करते हैं अलग है। सो साउंड या फिर हम जेस्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे अलग है। लैंग्वेज इज स्पीच, कि आप वर्ड्स, सिंबल्स, सिंटैक्स, इडियम्स, वर्ड्स, सिंटैक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब लिविंग लैंग्वेज जो है वो लिविंग इसलिए है क्योंकि इसमें चेंजेस आ जाती है, उसमें ग्रोथ होती है, तभी हम उसको लिविंग बोलते हैं। तो डिमांड्स क्या है ग्रुप की, रिक्वायरमेंट्स क्या है ग्रुप की, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है क्योंकि इसमें वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वोकैबुलरीज होती हैं, आवाज़, साउंड्स, वोकैबुलरीज, सेंटेंस। तो ये सिस्टम है। लैंग्वेज एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। तो आपको थॉट करना होता है, एक्शन करना होता है, बोलना होता है सेटिंग्स पे, ओके। तो जो सोसाइटी जो है वो मीनिंग असाइन करती है इडियम्स को। तो लैंग्वेज जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही उसका रेलेवेंस है, ओके। तो साउंड्स एंड सिंबल्स हैं। अब जो सिग्नल लाइक जो साउंड्स एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारे जो साउंड्स हैं, अब डिफरेंट साउंड्स के डिफरेंट मीनिंग। तो हमने पढ़ा कल्चर की डेफिनेशन पढ़ी बाय ह्यूमन सपायर, किस तरह से कल्चर, इसमें इडियम्स आते हैं, वोकैबुलरीज आती हैं। तो ये सिस्टम है, वर्ड्स हैं, सिंटैक्स है, स्टेटमेंट्स हैं।
क्या? तो ये लैंग्वेज है बेसिकली, ये मेथड है आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का, इमोशंस को कम्युनिकेट करने का, डिज़ायर्स को कम्युनिकेट, प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने एक्सप्रेस करते हैं हम थॉट्स को। तो हम तरीका क्या अपनाते हैं, स्पीच साउंड्स का हम तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है बेसिकली, स्पीच है। लैंग्वेज क्या है बेसिकली, बोलना है। लैंग्वेज लिविंग है। लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज सोसाइटी के साथ इसका रिलेशन है, नेचर है लैंग्वेज का। तो सोसाइटी सेटिंग्स में लैंग्वेज बोली जाती है, तो जो वर्ड्स होते हैं उसको मीनिंग असाइन करती है सोसाइटी। तो लैंग्वेज लिविंग इसलिए है क्योंकि लैंग्वेज कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती रहती है, चेंज होती रहती है इसमें। लैंग्वेज स्पीच कैसे है, स्पीच मतलब हम जो स्पीच हम सिंबल्स या हम जेस्चर्स हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। साइन लैंग्वेज जो एनिमल्स यूज़ करते हैं और हमारे साइन लैंग्वेजेस जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कल्चर लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज बेसिकली ग्रो करता है, लिविंग है, लर्नड है। लैंग्वेज को हम सीखते हैं सोसाइटी के अंदर, जब सोशलाइजेशन होती है स्कूल्स में हम सीखते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। तो जैसे अनलाइक अदर थिंग्स, वॉकिंग, क्रॉलिंग, ये नेचुरली नहीं आती। तो ये आती है प्रैक्टिस से, आती है इमिटेशन से आती है। तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एफर्ट। अब लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी के साथ उसका रिलेटेड है, सिंपल सी बात है। तो कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज को, और लैंग्वेज जो प्रोडक्ट है सोसाइटी का। अब हम तो इसको गवर्न किया जाता है बाय पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स। लैंग्वेज को हम कैसे, इसके अंदर रूल्स होते हैं। एक तो एक लर्न है और रूल्स होते हैं। तो इसमें हम सब्जेक्ट, नाउन होता है, प्रोवर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब होता है इसमें। तो इंग्लिश इज SVO लैंग्वेज। तो हिंदी जो है वो SOV। SVO है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। इसमें पहले आता है। तो अब स्पीसीज स्पेसिफिक है, रेशियल स्पेसिफिक है ना। स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोलती जाती है। तो लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है, इसमें आपको स्ट्रक्चर है,
सेंटेंसेस हैं, साउंड्स हैं, वोकेबलरी है। ओके, लैंग्वेज बेसिकली सिंबॉलिक भी है, सिंबल्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। हम कम्युनिकेट करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ को, इमोशंस को सिंबॉलिक के जरिए। तो इसके फंक्शंस हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, तो हम ये फंक्शंस देखते हैं। तो ये इसका हम सोशल सेटिंग में इंटरेक्शन जो होती है वो लैंग्वेज से होती है। कल्चर फंक्शन भी है, कल्चर तो क्योंकि लैंग्वेज वो पार्ट होता है कल्चर का, लैंग्वेज पार्ट होता है सोसाइटी का। अब कल्चर का कंटेंट जो है वो कैसे एक्सप्रेस करना है, वो लैंग्वेज के थ्रू ही होगा। सोशल फंक्शन, सोसाइटी में इंटरेक्शन जो होती है वो लैंग्वेज से होती है। तो लैंग्वेज सिंबल्स एक्सप्रेसिव फंक्शन है। ओके, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स भी है। तो कल्चर को स्टोर करके है लिटरेचर के फॉर्म में, कल्चर को स्टोर करके रखता है और रिटन रिकॉर्ड्स में फॉर द फ्यूचर पर्पस। ओके, इट लाइफ है लैंग्वेज पॉइंट्स में और ड्रामेटिक्स में, इसका एस्थेटिक वैल्यू भी है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं लैंग्वेजेस के। लैंग्वेज से हम एक्सप्रेशन करते हैं, लैंग्वेज से हम एस्थेटिक एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि ये लाइफ प्रोवाइड करता है, ब्रीथ्स लाइफ इनटू आवर पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट्स। इट ब्रीथ्स लाइफ इनटू आवर पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट्स। एक्सप्रेशन होता है, कल्चर से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल फंक्शन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। चीज़ है लैंग्वेज की ओरिजिन होने की, तो वो हम देखते हैं कि क्या। तो इस वीडियो में यहाँ इस टॉपिक ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज तक ही हम डिस्कस करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत थ्योरीज हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी थ्योरी है, डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी है। ओके, तो मतलब ये ऐसे नहीं है, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी है कि ये ऐसे नहीं है कि पहले कुछ फॉर्म रहा होगा लिंग्विस्टिक्स के पहले, प्री लिंग्विस्टिक सिस्टम रहा होगा, है ना। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें कुछ सिस्टम रहा होगा लिंग्विस्टिक आने से पहले, लैंग्वेज ओरिजिन होने से पहले कुछ फॉर्म रहा होगा जिससे वो आपस में कॉपी होंगे, तो हम बोलते हैं प्री लिंग्विस्टिक सिस्टम रहा होगा। ऐसा नहीं ये एकदम से लैंग्वेज आ गई। और डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी क्या कहती है, अप्रोच रहता है। हम लैंग्वेज जो है वो सडन से आ गई है ह्यूमन एवोल्यूशन में। किसी ने कहा कंटिन्यूटी थ्योरी थी कि कुछ लैंग्वेज डेवलप होने से पहले कुछ प्री लिंग्विस्टिक सिस्टम होता होगा जिससे वो हम हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बात करते थे। अब कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी कहती है कि वो जस्ट ऑपोजिट है कॉन्टिन्यूटी थ्योरी की। ये डिसकॉन्टिन्यूस थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज जो है सडनली हो गई ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान, लैंग्वेज सडनली जो है लैंग्वेजेस जो है वो सडनली अपीयर हो गई। तो इन कॉन्टिन्यूटी बेस्ड थ्योरी में हम बात करेंगे
डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस करा पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, मॉडर्निज्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं मेंटेन करके रख सकते, रैशनैलिटी हम थ्योरीज बिल्डिंग के टाइम पे नहीं मेंटेन कर सकते। आप रिलेटिविज्म के और अंदर वो डीप में चले गए, उसको एक और मीनिंग असाइन किया। थ्योरीज जो है वो रिजेक्ट किया स्केप्टिक्स ने, अफर्मेटिव्स ने कहा, इसने भी थ्योरीज को किया, उन्होंने कहा कि इसको ट्राई करना है। स्केप्टिक्स ने हालांकि कहा कि थ्योरीज को टोटली ही रिजेक्ट कर दो। जब हम पढ़ते हैं आगे मॉडर्निज्म का पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, मॉडर्निज्म कहाँ तक आ गई थी, प्रोडक्शन कैरी आउट हो रही थी, सोसाइटी की डिवीज़न थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, सोसाइटी थी, क्लासेस थी डिफरेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थ्योरीज को हम रिजेक्ट करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी जो पूछती, अपने आप पूछते थे कि हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें, कल्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम एनालिटिकल स्टडी कर सकते हैं। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना था कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कल्चर का एक यूनिक वे है इवॉल्व होने, कल्चर को नहीं करते, तो इसके अलावा सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी आएगी। तो जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है रिसर्चर का, वो उसका कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो दिखती है उसकी फाइंडिंग्स में। अपना कल्चर जो उसका है वो कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है जो दूसरा स्टडी कर रहा है कल्चर। तो बाइसनेस तो हो गई, तो ऑब्जेक्टिविटी तो कहाँ रहेगी फिर। ये सब बातें जो है वही सब्जेक्टिव है, एनालिटिकल नहीं है। तो ये था मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना। लैंग्वेज है वो तो हम उसमें इडियम्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, तो स्ट्रक्चर होता है, करते हैं हमारे कम्युनिकेबल से अलग है। अब ओरिजिन कैसे हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखे जाए, ये सोसाइटी के साथ इसका रिलेशन है, इसका कल्चर के साथ रिलेशन है। हम कल्चर को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम जो होता है कल्चर का उसको एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के जरिए। इन चीज़ों का आपने ये कंपैरिजन आपने चीज़ों को समझना है। तो ये मैंने बात करी आपको। तो हम ये एक इसकी करैक्टरिस्टिक्स है ना, है लैंग्वेज। तो पहले इस कॉन्टिन्यूटी थ्योरीज हैं, कहते हैं कि एक कोई रहा एकदम से सड़ी लैंग्वेज आ गई ह्यूमन एवोल्यूशन में। कॉन्टिन्यूटी थ्योरीज का कहना है कि प्री
लिंग्विस्टिक सिस्टम है जिसने लिंग्विस्टिक सिस्टम को बनाया। तो एक्सप्रेस करते हैं इससे, ऐसे एस्पेक्ट है क्योंकि ब्रीथ्स लाइफ इनटू poets एंड ड्रामेटिस्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरी को डिस्कस। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।